गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो आज अपन देखने वाले हैं जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। मतलब जैव विविधता आप सबको पता है, जैव विविधता क्या होता है। तो देखिए, जहाँ पर हम सारे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। मीन्स देखिए, जैसे कि मान लो ये एक पारिस्थितिक तंत्र है ना, यहाँ बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वनस्पतियाँ भी रहती हैं, मानव भी रहते हैं, डॉग भी रहते हैं, कैट भी रहते हैं। मीन्स बहुत सारी प्रजातियां यहाँ रहती है, ठीक, जिसमें से वनस्पति भी अपन ले सकते हैं, जीव जंतु भी ले सकते हैं। तो वही है कि जैव विविधता नाम से क्लियर है, जीव विविधता हम बोल सकते हैं। मतलब जीव जंतु हो गया, वनस्पति हो गया, मतलब जो भी प्रजाति हैं इनके मध्य जो भी भिन्नता पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जैव विविधता। क्लियर है, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, उससे लास्ट लेक्चर में भी बताया, तो आपको ये चीज़ अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो जैव विविधता क्या होता है, जीवों के मध्य पाए जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो आज हम इसी जैव विविधता के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स भारत सरकार ने इन जीवों के संरक्षण के लिए, या फिर वनस्पति या मानव, मैं आप हर जीव जंतु जो इस पृथ्वी पे निवास करता है, जिसमें जीव पाई जाती है ना, मतलब बोल सकते हैं कि वो प्रत्येक सजीव जो कि इस पृथ्वी पर निवास करते हैं उनके मध्य पाए जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या किया गया, क्या क्या योजना बनाई गई और क्या क्या उपाय लगाए गए, आज उन्हीं को हम देखेंगे। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जितना भी संरक्षण के उपाय लगाए गए, योजना बनाई गई, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। उसी के अंतर्गत उसको हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, 2 पार्ट्स मीन्स एक तो जैव विविधता संरक्षण के अधिनियम। अच्छा, आपको ये पता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था सन 2002 में। ये भी याद रहना चाहिए, हर एक डाटा इससे रिलेटेड ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैंने आपको समझाया। एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखिए, ये क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो भी जीव जंतु है ना, जितने भी प्राणी हैं वो अपने अपने निवास में स्थान, मतलब जो उनका आवास है वहाँ वो रहते हैं। तो वैसे ही जो जीव जंतु वन में रहते हैं, मान लीजिए ये वन है ना, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, बहुत सारे जानवर रहते हैं, वन्य जीव जिसको हम बोल सकते हैं, वन्य प्राणी हम बोल सकते हैं, या फिर मानव भी होते हैं जो कि वन में निवास करते हैं, ठीक। तो उनको, इस क्षेत्र को हम जंगली क्षेत्र बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ मनुष्य निवास कर रहा है, जीव जंतु भी निवास कर रहा है, वनस्पति की भी बहुत सारी प्रजाति पाई जा रही हैं। तो इस क्षेत्र को हम जंगली क्षेत्र बोल सकते हैं क्योंकि ये जंगल है, जंगल वाला क्षेत्र है। तो वही देखना है आपको कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण होता क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण को इन सीटू भी कहते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब एक्स सीटू, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत तो जंगली जीवों को या फिर वे प्राणी जिनको उनके आवास में ही संरक्षित किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। मतलब क्या, जैसे ये जंगली क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर बहुत सारे जानवर जीव जंतु रह रहे हैं, तो इस जंगली क्षेत्र में ही जहाँ पर वो रह रहे हैं उस क्षेत्र में ही उन जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनके संरक्षण का व्यवस्था किया जाएगा। तो उसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। स्व नाम से ही क्लियर है, स्वस्थानीय मतलब अपने आवास पर ही। तो जिन जीव जंतुओं को उनके आवास पर ही संरक्षित किया जाता है वो कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अब बताइए, किसी भी जीव जंतु को उनके ही आवास पर कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, अपने ही आवास पर उनको संरक्षित के लिए क्या करता है, जो भारत सरकार है ना, वो उस क्षेत्र को ही या तो नेशनल पार्क घोषित कर देगा या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर देंगे या फिर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ जो भारत सरकार है वो घोषित कर देता है
तो उससे होगा ये कि इनके शिकार पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, किसी भी प्रकार का इनके साथ छेड़खानी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर जंगल है वहाँ बहुत सारी वनस्पति भी है तो उन वनस्पति को भी कोई नहीं काट सकता बिना परमिशन के। मतलब बोलना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से एक सुरक्षा जो कवच है वो इनके चारों ओर बन जाएगी, मतलब इनको यहीं पर संरक्षित कर दिया जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया, नेशनल पार्क अगर मान लो हमने इनको घोषित कर दिया, तो नेशनल पार्क अगर घोषित कर देते हैं तो कोई भी मानव, ठीक है, कोई भी मनुष्य हो सकता है जो कि नेशनल पार्क जाते हैं घूमने के लिए, ठीक, जहाँ परमिशन होती है वहाँ। वैसे तो नेशनल पार्क में भी किसी भी मानव की गतिविधि की परमिशन नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, मीन्स वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, तो वहाँ पर जा सकते हैं कोई भी मनुष्य एज ए टूरिस्ट के रूप में जा सकते हैं पर्यटन करने के लिए, ठीक। लेकिन जो नेशनल पार्क है वहाँ अलाउड नहीं होता है। तो वही है, तो अगर यहाँ पर इस क्षेत्र को, इस जंगली वाला जो क्षेत्र है वहाँ को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से मतलब अपने ही आवास में संरक्षित हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि किसी से फिर इनको खतरा नहीं होता है, कोई भी मनुष्य इनके साथ छेड़खानी नहीं करेगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। सिर्फ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वही है स्वस्थानीय संरक्षण क्या है कि जीव जंतुओं को उनके आवास पर ही संरक्षित करना कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब इन सिटू। कैसे किया जाता है ये समझ आ गया, ठीक। अब बात करेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब एक सिटू, ये क्या होता है, तो देखिए अभी तक स्वस्थान में नाम से क्लियर हो रहा था कि उनके स्थान पर ही उनको संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन बाह्य स्थानीय मतलब उनके आवास से बाहर उनको संरक्षित करना, ये कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब ये कैसे होगा, तो देखिए जो जीव जंतु है ना, मान लो बहुत से प्रकार के जानवर होते हैं जो कि एक जंगल में निवास करते हैं, ठीक। तो उस जंगल में जब ये निवास करते हैं तो वहाँ से उनको निकाल कर, मतलब उनके आवास से उनको निकाला जाएगा और उनके आवास से उनको निकाल कर क्या करते हैं, कहीं बाहर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। तो उसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं चिड़ियाघर, जू ले सकते हैं अपन, तो उस चिड़ियाघर में क्या किया जाता है, उनको जो भी जीव जंतु का आवास है ना, वहाँ से उनको निकाला जाता है और उन चिड़ियाघर में जाकर रखा जाता है। आपने चिड़ियाघर देखा है, जो बहुत लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है वहाँ जो चिड़ियाघर है ना, वहाँ ऐसे करके बहुत सारे पिंजड़े होते हैं, ठीक, जिसमें अलग अलग जीवों को रखा जाता है। किसी में सांप को रख देते हैं, कहीं कहीं पे शेर भी होता है, जेब्रा होता है, या फिर कुछ और उल्लू हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, जिसको संरक्षण करना है सरकार को, वो उनके आवास से उनको लाती है और चिड़ियाघर में पिंजरा में रख दिया जाता है। उनके संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उनको खतरा रहता है, क्योंकि जंगल में जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वहीं जंगली लोग भी रहते हैं, जिसको वनवासी कहा जाता है, तो उनसे भी इनको अभी तक खतरा रहता है। इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि शिकार पर पूर्णतः रोक नहीं लग सकी है। इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। तो वही है, जीव जंतुओं को उनके आवास से बाहर निकालकर जब संरक्षित किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वह बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, एक्स सिटू कहलाता है। कैसे एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, चिड़ियाघर का एग्जाम्पल मैंने दिया, जहाँ उनके आवास से निकालकर उनको वहाँ रखकर रखा जाता है और उनको संरक्षित किया जाता है, ठीक। तो ये था स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखिए, ये तो उनके संरक्षण की जो विधियां हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। अब ये कैसे होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी वो हमको देखना है। तो देखिए, जो स्वस्थानीय संरक्षण है ना, तो स्वस्थानीय संरक्षण जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाएगा, नेशनल पार्क हो सकता है ना, राष्ट्रीय उद्यान हमारा, दूसरा हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, और बायोस्फीयर हो गया, रिजर्व है ना, या फिर इसमें और पॉइंट आते हैं जैसे कि पवित्र उपवन घोषित कर देते हैं, पवित्र उपवन, और संरक्षित आगार, और एक होता है समुदाय आगार।
तो ये जो है पॉइंट्स वो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगी। मतलब क्या, अगर किसी भी जीव जंतु है ना, उनको उनके आवास पर ही उनको क्या करना है, संरक्षित करना है। तो इतनी विधियां जो है सरकार द्वारा अपनाई जाती है। अभी होती क्या क्या है वो हम देखेंगे। पहले स्वस्थानीय संरक्षण जो है वो अपन कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक, तो पहले क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नेशनल पार्क मैंने आपको बताया। तो नेशनल पार्क क्या होता है, देखो बच्चों, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं। उससे क्या होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट अगर मेंस दे रहे हो आप, तो उसमें क्योंकि लिखना होता है बहुत सारा, तो मान लो क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके बीच में अंतर बताइए, तो वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किस टाइप से इन दोनों में अंतर रहता है। तो ये दोनों अपन साथ साथ देख लेते हैं। तो क्या था, क्या बताया मैंने, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, या बोलूं इनके बारे में डिटेल्स आपको कैसे देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इसमें जो मानव की गतिविधियां हैं वो पूर्णतः वर्जित होती हैं, क्योंकि नेशनल पार्क में क्या होता है, मानव गतिविधियां वर्जित होती हैं। मानव गतिविधियां वर्जित होती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका जो बाउंड्री है, मतलब सीमा रेखा जो होता है, देखिए कोई भी उद्यान है उनको चारों तरफ से क्या किया जाता है, सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री बना दी जाती है, सीमा रेखा उनका खींच दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो जो उनकी बाउंड्री होती है वो जो है निश्चित होती है। क्या बताया मैंने, सीमा रेखा ये निश्चित होती है। इसको आप आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ज़रूरत महसूस होता है कि जो इसकी बाउंड्री है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें या फिर थोड़ा सा कम कर दें, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर एकदम ज़्यादा ज़रूरी है ये करना, तो उसके लिए आपको पहले राज्य सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें से ये याद रखना है कि बाहर के जो जीव जंतु हैं, ये एक नेशनल पार्क है, उसके बाहर में भी तो वनस्पतियां होती हैं, उसके बाहर में भी जानवर रहते हैं। तो बाहर के जो भी जानवर हैं या जो भी जीव जंतु हैं वो चारागाह करने के लिए जो नेशनल पार्क है उसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, मानव का प्रवेश तो वर्जित है, तो जानवरों को और कहाँ से परमिशन मिलेगा, ये आपको याद रखना है कि जो नेशनल पार्क है वहाँ पर बाहरी जानवरों को चारागाह की परमिशन नहीं होती है, मतलब उनको एंटर ही नहीं करने देता है। मतलब मैंने क्या बताया, चारागाह की परमिशन जो है नहीं होती है, किसकी, बाहर के जो जानवर हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाता है। ठीक, इसमें जो चौथा पॉइंट है वो आपको याद रखना है। क्या क्या देख लिया हमने, जो मानव गतिविधियां वो पूर्णतः वर्जित होती हैं, सीमा रेखा इनका निश्चित होता है, चारागाह के लिए बाहर के जो जानवर हैं उनको यहाँ नहीं आने दिया जाता। अभ्यारण्य के अंदर, अच्छा नेशनल पार्क के अंदर, अभ्यारण्य या नेशनल पार्क दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन अभी नेशनल पार्क देख रहे हैं ना, तो नेशनल पार्क पहले कवर करेंगे। तो देखिए जो नेशनल पार्क है उसके अंदर कोई भी जानवर, ठीक है, अगर है, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उन लोगों का जो क्षेत्र है वो निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब निश्चित होता है कि इस क्षेत्र में सिर्फ शेर घूमेगा, इस क्षेत्र में सिर्फ भालू घूमेगा, इस क्षेत्र में सिर्फ बिल्लियां घूमेंगी, ऐसा करके मतलब एक क्षेत्र जो है उनको बांट दिया जाता है कि इस क्षेत्र से बाहर उनको नहीं जाना है, उनका एरिया जो है फिक्स कर दिया जाता है। ठीक, मतलब चौथा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, जो भी नेशनल पार्क के अंदर जानवर हैं उनका जो क्षेत्र रहता है वो निर्धारित रहता है, उनका एरिया फिक्स रहता है। तो क्या लिखेंगे, जानवरों का क्षेत्र निश्चित होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अगला पॉइंट मैंने आपको इसमें क्या बताया, देखिए मानव गतिविधियां समझ आ गया, कोई भी मानव नहीं जा सकता इसके अंदर, सीमा रेखा निश्चित होता है ये पता चल गया, चारागाह की व्यवस्था,
होती है, लेकिन बाहर के जानवर के लिए नहीं होती है। कोई भी बाहर का जानवर जाके वहाँ चारागाह नहीं कर सकता। जानवरों का जो क्षेत्र रहता है वो निश्चित रहता है, मतलब अपना एरिया छोड़ करके वो दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। इसके लिए कैसी व्यवस्था हो सकता है, वहाँ पर बाउंड्री बना दी जाती होगी। प्रत्येक जानवरों का जहाँ पर एरिया खत्म हो रहा है वहाँ पर एक बड़ा सा बाउंड्री बना दिया जाता होगा, जहाँ पर अगर वो जानवर दूसरे जगह जाना भी चाहे तो ना जा पाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि कोई भी अगर बाहर का इंसान, ठीक है, यहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी लकड़ी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की जो टिम्बर होती हैं, उसको पाने के लिए अगर वहाँ पर कोई काटना चाह रहा है तो वो नहीं काट सकता। मतलब वनस्पति की कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। ठीक, वनस्पति की कटाई प्रतिबंधित होती है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, अब यहीं पर हम वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। इसी से मैच कर करके पढ़ते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी और अगर अंतर पूछता है तो वो भी आप बता पाएंगे। तो जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो मानव की गतिविधियाँ हैं वो पूर्णतः वर्जित होती हैं। लेकिन अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र तक, क्योंकि अभयारण्य भी बहुत बड़ा होता है अपने आप में, तो कुछ क्षेत्र तक जो मानव की गतिविधियाँ हैं उसको प्रवेश दिया जाता है। मतलब कोई मनुष्य अगर पर्यटन के लिए जाना चाहता है तो वहां जा सकता है, कुछ क्षेत्र तक वहां भी उसको फिक्स कर दिया जाता है कि इस एरिया के बाद आगे आप नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे जंगली जानवर हैं, यहाँ तक आप चाहो तो घूम सकते हो, ऐसा करके। मतलब मानव की गतिविधियां वहां वर्जित नहीं होती है। ठीक, कहाँ, वन्य जीव अभयारण्य में। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, सीमा रेखा। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है, जिसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते बिना परमिशन के। तो वन्य जीव अभयारण्य में ऐसी कोई व्यवस्था या कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आपको ज़रूरत लगता है कि यहाँ पर की जो बाउंड्री उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा कम कर देते हैं तो वो किया जा सकता है, उसमें राज्य सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तीसरा मैंने क्या बताया, चारागाह। बाहर से जो जानवर है वो यहाँ चारागाह करने के लिए नहीं आ सकते। ये किस में था, नेशनल पार्क में था। लेकिन वहीं अगर अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ क्या होगा, जो बाहर के जानवर हैं वो चारागाह करने के लिए कुछ क्षेत्र तक जा सकते हैं। मतलब इनके लिए भी कुछ क्षेत्र बनाया जाता है जहाँ पर बाहर के जानवर भी आ सकते हैं। ठीक, चौथा था जानवरों का क्षेत्र निश्चित होता है। वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ सारे जानवर फ्रीली रहते हैं, उनके लिए कोई एरिया फिक्स नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ जानवर ही ऐसे रखे जाते हैं जो कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ जो जानवरों का क्षेत्र है वो फिक्स नहीं रहता है। उसके बाद फिर वनस्पति की कटाई प्रतिबंधित होती है नेशनल पार्क में, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में अगर आपको वनस्पति काटना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, अगर बहुत ज़रूरी है तो उसके बाद फिर आप उसको काट सकते हो। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं काटना है नेशनल पार्क में, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पर आप काट सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ये समझ आ गया आपको। ठीक, अब अपन बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की। ये क्या होता है, तो देखिए, देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये होता क्या है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व में ना 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इस टाइप से कुछ होता है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इस टाइप से 3 क्षेत्र होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो जो अंदर वाला क्षेत्र है उसको कोर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर जोन कहा जाता है। इससे बाहर वाला जो है उसको बफर जोन कहते हैं और इससे बाहर वाला जो है इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे तो देखिए जो कोर जोन है उसमें क्या होता है, ये जो है टोटली नेशनल पार्क के जैसे बिहेव करता है। जैसे जो रूल्स रेगुलेशन नेशनल पार्क के होते हैं राष्ट्रीय उद्यान के, वैसे ही जो कोर जोन है इसका भी जो रूल्स रेगुलेशन है उसी की तरह सेम होता है। मतलब क्या, देखिए जैसे कि नेशनल पार्क में मैंने आपको क्या बताया था कि मानव का जो प्रवेश है वो पूर्णतः वर्जित होता है, वैसे ही सेम जो कोर जोन है उसमें भी मानव का प्रवेश वर्जित होता है क्योंकि यहाँ भी जंगली जानवर होते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो फिक्स होता है,
बाउंड्री फिक्स होती है राष्ट्रीय उद्यान में, वैसे जो कोर जोन है उसकी बाउंड्री भी फिक्स होती है, ठीक है। इसमें जो वनस्पति उसकी कटाई पर प्रतिबंधित होता है, वैसे ही जो कोर जोन है वहाँ पर भी वनस्पति की कटाई प्रतिबंधित होती है। जिस टाइप से राष्ट्रीय उद्यान में क्या करते हैं, अगर उसकी सीमा रेखा को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन जरूरी, उसके बाद आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली टाइम पर जब एकदम ज़्यादा जरूरी नहीं है तब आप उसकी सीमा रेखा को नहीं बढ़ा घटा सकते। वैसे ही कोर जोन के लिए भी सेम व्यवस्था होती है, इसकी भी जो बाउंड्री है उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से बाहर के जो जानवर को नेशनल पार्क में नहीं घुसने दिया जाता, प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वैसे ही जो कोर जोन है उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी जानवर का जो प्रवेश है वो वर्जित रहता है। तो आपको ये समझ आया जो कोर जोन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से बन जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में का कौन सा ऐसा जोन है जो कि नेशनल पार्क के जैसे बिहेव करता है, तो आपको याद रखना है वो कोर जोन है जो कि नेशनल पार्क के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। कोर जोन समझ आया आपको। अब अपन बात करेंगे बफर जोन का। बफर जोन क्या होता है, ये सेकंड नंबर का क्षेत्र होता है। जो सबसे अंदर वाला क्षेत्र है वो कोर जोन कहलाता है, उसका बाहर वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बफर जोन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जो बफर जोन है ना, उसमें कुछ मात्रा में जो मानव है, मानव की बस्तियां पाई जाती है, लेकिन कुछ एकदम निम्न स्वरूप में मानव की बस्तियां भी यहाँ होती है। और जो बफर जोन है उसमें रेट की सुविधा होती है। रेट क्या होता है, आर फॉर हमारा हो गया रिसर्च, ठीक है, ई फॉर हमारा हो गया एजुकेशन और टी फॉर हमारा हो गया टूरिस्ट, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो बफर जोन है अगर वहाँ पर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वन्य प्राणी को लेकर या फिर वन को लेकर, तो जो बफर जोन है वहाँ ये व्यवस्था कर सकते हैं, मतलब रिसर्च की यहाँ सुविधा होती है, रिसर्च की परमिशन यहाँ होती है। दूसरा ई फॉर एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित अगर कोई अनुसंधान है या फिर शिक्षा से संबंधित अगर कुछ प्रैक्टिकल करना है तो इसकी सुविधा भी बफर जोन में होती है, इसकी परमिशन बफर जोन में होती है। तीसरा टूरिस्ट, मतलब टूरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्यटक जो है यहाँ जाना चाहता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व मान लो घूमने गया, तो उसको कोर जोन में जाना परमिशन नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है, वहाँ वो नहीं जा सकता, लेकिन बफर जोन तक वो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं होते जो कि मानव को नुकसान पहुँचाए, ठीक। इस कारण से टूरिस्ट की भी सुविधा यहाँ होती है, पर्यटन की व्यवस्था भी होती है, परमिशन यहाँ होता है। तो इस प्रकार से इसको रेट कहा जाता है एक साथ पढ़कर, ठीक है। तो ये हो गया बफर जोन। अब अपन बात करेंगे ट्रांजिशन जोन की। ये क्या होता है, तो सबसे पहला चीज तो कि जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ भी रेट की सुविधा होती है, क्योंकि जब बफर जोन में है तो ट्रांजिशन, ये तो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ना, तो यहाँ तो व्यवस्था होती है, मतलब यहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी कोई भी रिसर्च करना है या कुछ भी करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो उसकी परमिशन होती है ट्रांजिशन जोन में भी। और अगर कोई पर्यटक है जो कि घूमने आया है तो एक टूरिस्ट की तरह, मतलब एक टूरिज्म की सुविधा भी यहाँ होती है, परमिशन भी यहाँ होती है। कहाँ, ट्रांजिशन जोन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। तो ये तो है ही, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ बहुत सारी क्या होती हैं, मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं पास में। ट्रांजिशन जोन में मानव बस्तियाँ मतलब जो वनवासी रहते हैं ना, अगर देखो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के जो ट्रांजिशन जोन है मतलब जो बाहरी एरिया, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मानव बस्तियाँ किस जोन में पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो मानव बस्तियाँ हैं वो ट्रांजिशन जोन में पाई जाती है। बफर जोन में भी पाया जाता है लेकिन एकदम निम्न स्वरूप में, कुछ मात्रा में ही पाया जाता है, एक दो अगर मानव बस्ती हो गया तो बहुत है, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन बफर के लिए आपको क्या याद रखना है कि यहाँ रेट की सुविधा होती है, रेट की परमिशन होती है। ट्रांजिशन जोन में क्या याद रखना है कि सर्वाधिक मानव बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है, ट्रांजिशन जोन में पाई जाती है। और वहीं अगर कोर जोन की बात हो तो ये किसके टाइप बिहेव करता है, नेशनल पार्क की तरह बिहेव करता है। तो ये था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है,
कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसका परमिशन कौन देता है। मीन्स अगर मान लो नेशनल पार्क है कोई, है ना, और कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब वन्य जीव अभयारण्य है, क्लियर। तो अगर उसको जो मान लो नेशनल पार्क की ही बात करें तो नेशनल पार्क को मान लो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है या बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा कैसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए यूनेस्को का परमिशन आवश्यक है। यूनेस्को, क्या बोली मैं, यूनेस्को का परमिशन इसके लिए आवश्यक है। अगर किसी भी नेशनल पार्क को या फिर वन्य जीव अभयारण्य को, है ना, अगर क्या करना है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है, जैव मंडलागार बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करना है, तो उसके लिए यूनेस्को का परमिशन आवश्यक है। यूनेस्को मतलब आप क्या समझते हो, यूनेस्को मतलब देखिए, यूनेस्को, यू से हो गया यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है आपको, क्या बताई मैं, यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूनेस्को। तो इसकी परमिशन की आवश्यकता कहाँ होती है, बायोस्फीयर रिजर्व में होती है। अगर किसी भी नेशनल पार्क को या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमको क्या करना है, बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर यूनेस्को का परमिशन आवश्यक होता है। अच्छा, आपको पता है क्या हमारे देश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे देश में, मतलब भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन बनते हैं इससे, क्योंकि ठीक है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। याद रखना है आपको, और जो बाकी बचे वो भारत सरकार के संरक्षण में होती है। लेकिन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के संरक्षण में है। याद रखना है आपको ये चीज। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नेशनल पार्क है ना, फॉर एग्जांपल, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है, तो ये भारत सरकार के संरक्षण में ही होगा, भारत सरकार की परमिशन से ही होगा। तो मान लो किसी भी नेशनल पार्क को भारत सरकार ने परमिट दे दिया, परमिशन कर दिया कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व आप घोषित कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर यूनेस्को ने भी परमिशन कर दिया, परमिशन दे दिया कि हाँ आप इस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं, तो अब ये जो क्षेत्र है वो जो है यूनेस्को के संरक्षण में आ जाएगा। मतलब यूनेस्को के संरक्षण में आ जाएगा, मतलब क्या कि जो भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा रहा है वो जो है अब यूनेस्को के संरक्षण में आ जाएगा। मतलब उसको संरक्षित करने के लिए, उस रिजर्व को संरक्षित करने के लिए, या वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं उनको संरक्षित करने के लिए जितना भी खर्चा होगा, है ना, उस खर्चा का वहन जो है यूनेस्को करेगी। और अगर यूनेस्को के संरक्षण में नहीं है, संरक्षित क्षेत्र में नहीं है, तो उसका जो संरक्षण है वो भारत सरकार करती है। लेकिन अगर भारत सरकार के बाद यूनेस्को ने भी इसका परमिशन दे दिया कि हाँ आप यहाँ पर को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हो, तो वहाँ पर का जो खर्चा है, जितना भी खर्चा आएगा उसके संरक्षण हेतु वो जो है यूनेस्को वहन करती है। अच्छा, आपको ये याद है कि वन्य जीव अभयारण्य मतलब वन्य जीव अधिनियम बोलना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था, 1972 में आया था। ये आपको याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, जैव विविधता अधिनियम जो है सन 2002 में आया था। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और अभी तक तो आपको ये याद हो ही जाना था कि वन्य जीव अधिनियम कब आया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब आया है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1972 में आया है। और जो क्या बताई मैं, जैव विविधता अधिनियम है, ये कब आया, ये आया है सन 2002 में। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया आपको। बायोस्फीयर रिजर्व में किसकी परमिशन की जरूरत होती है, तो यूनेस्को की परमिशन की जरूरत होती है, याद रखना है आपको। और वहीं अगर बात करें क्या बोलना चाहिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, किसी भी क्षेत्र को अगर वन्य जीव अभयारण्य घोषित करना है या नेशनल पार्क घोषित करना है तो उसके लिए किसकी परमिशन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। किसकी, राज्य सरकार की। किसमें,
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल पार्क और अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है, इसमें किसके परमिशन की आवश्यकता हो रहा है, तो इसमें राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता होगी। लेकिन वहीं अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा रहा है, जैवमंडल आगार, ठीक है, तो उसमें किसके परमिशन की आवश्यकता हो रही है, तो उसमें यूनेस्को की परमिशन की आवश्यकता होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया था अधिनियम, तो ये आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। ठीक, तो देखिए जो 1972 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत जो राज्य सरकार है उसको ये परमिशन दिया जाता है, ये अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने अंदर के किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकता है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकता है अपने अंदर के किसी भी क्षेत्र को। ठीक है, ये अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। तो देखिए राज्य सरकार को ये परमिशन दिया जाता है कि वो अपने अंदर के किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क या अभ्यारण्य घोषित कर सकते हैं। तो ये ठीक है, तो राज्य सरकार का ये कार्य है, तो वो देखेगा कोई क्षेत्र जहाँ पर को क्या करना है, नेशनल पार्क बनाना है। अब मान लो उसको वो क्षेत्र समझ नहीं आ रहा है कि ये क्षेत्र सही रहेगा बनाने के लिए या नहीं रहेगा, या ये क्षेत्र सही रहेगा या नहीं, उसको कन्फ्यूजन है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र, मतलब ये जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि कौन से क्षेत्र को मैं नेशनल पार्क घोषित करूं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो राज्य सरकार है ना, वो ये वाला जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दे सकता है अपनी स्वेच्छा से। ठीक, राज्य सरकार क्या करेगा, ये जो भी ये काम रहेगा, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना है, तो ये काम क्या करेगा, ये वो जो है इस कार्य को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, आप देखिए कि कौन सा क्षेत्र को बनाना ज़्यादा बेटर होगा, कि कहाँ पर को हम वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएं या फिर कहाँ पर को हम नेशनल पार्क बनाएं। तो फिर वो काम किसके अंदर आ जाएगा, वो केंद्र सरकार के अंदर आ जाएगा। अब उस क्षेत्र का काम कौन देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन कब, जब राज्य सरकार जो है स्वेच्छा से अपनी इच्छा से क्या करेगा, उसको वो काम देगा। ठीक, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि जो नेशनल पार्क है और क्या बताई मैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इन दोनों का जो है परमिशन कौन देता है, किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है या फिर नेशनल पार्क घोषित करना है, तो उसका परमिशन कौन देता है, तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार ही देगी। ऑप्शन में आपको क्या लेना है, राज्य सरकार ही लेना है। केंद्र सरकार कब काम देखती है, जब राज्य सरकार जो है अपनी स्वेच्छा से ये काम जो है केंद्र सरकार को देते हैं तब। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत होता क्या है बताती हूँ। जब जो राज्य सरकार है उसको परमिशन जब दिया जाता है कि आप अपने अंदर के किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकते हो या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकते हो, तो राज्य सरकार इस पर वर्क कैसे करती है, तो इसके अंतर्गत वो 2 अधिसूचना जारी करती है। एक होता है प्रारंभिक अधिसूचना और एक होता है अंतिम अधिसूचना। कौन जारी करती है, राज्य सरकार, है ना। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो राज्य सरकार क्या करता है, इसके लिए 2 अधिसूचना जारी करता है, एक प्रारंभिक अधिसूचना और एक अंतिम अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना में क्या होता है, देखिए जो प्रारंभिक अधिसूचना है इसमें उस क्षेत्र को जहाँ को नेशनल पार्क बनाना है या अभ्यारण्य बनाना है, उस क्षेत्र को चिन्हित करके आते हैं, मतलब उस जगह को फिक्स किया जाता है कि हाँ इस जगह पर नेशनल पार्क बनेगा, उस एरिया को चिन्हित किया जाता है, मतलब चिन्ह करके आते हैं ये लोग कि यहाँ पर क्या होगा, अब नेशनल पार्क बनेगा। तो ये किसमें होता है, प्रारंभिक अधिसूचना में होता है। अब दूसरा अंतिम अधिसूचना। अंतिम अधिसूचना में क्या होता है, जो अंतिम काम है वो होता है, मतलब उस क्षेत्र का क्षेत्र तो डिसाइड कर लिए वो लोग कि यहाँ पर अब नेशनल पार्क बनना है, अब जो बाकी काम होता है वो अंतिम अधिसूचना में होता है, मतलब उसकी बाउंड्रीज फिक्स की जाती है कि इस क्षेत्र में तो बनाना है लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज है वो कितने एरिया में फैलेगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, वहाँ कौन कौन से जानवरों को लगाया जाएगा, कौन कौन सी वनस्पति रखी जाएगी, उसके अंतर्गत स्विमिंग पूल की व्यवस्था होगी या नहीं, या फिर क्या बोलना चाहिए नाव की व्यवस्था होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है अंतिम अधिसूचना में फिक्स हो जाती हैं। मतलब पहली में क्या होता है, सिर्फ वो जगह डिसाइड होता है, उस जगह को चिन्हित करके आते हैं, और अंतिम अधिसूचना जो होती है उसमें टोटली काम जो होता है वो फिक्स हो जाता है कि ये चीज़ होना
होना है, मतलब एक प्लानिंग पूरी तरह से बन जाती है, अब सिर्फ उसको क्रियान्वित करने की देरी होती है। तो ये होता है अधिसूचना। तो ये कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। 2 चीज़ मैंने आपको बताया। क्या बताई? अगर नेशनल पार्क की बात आ रही है या फिर अभ्यारण्य, तो इसके लिए किसकी परमिशन की आवश्यकता होती है? किसको अधिकार होता है कि वो ये घोषित कर सकता है? तो इसका अधिकार होता है राज्य सरकार को। ठीक। और दूसरा क्या बताई मैं? देखिए ग्रुप में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर राज्य सरकार जो है ये डिसाइड नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार भी कर सकता है क्या? तो आपको लिखना है हाँ, वो केंद्र सरकार भी कर सकता है जब राज्य सरकार अपनी स्वेच्छा से उसको जो ये कार्य है वो हस्तांतरित करे तब। ठीक है, ऐसा 3-4 को पॉइंट में जो पूछा जाता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके लिए किसकी परमिशन? यूनेस्को की। याद रखना है आपको। ठीक। अब देखिए, अब राज्य सरकार क्या करेगा? प्रारंभिक अधिसूचना और अंतिम अधिसूचना ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, ये उन्होंने जारी कर दिया। अब कहाँ पर नेशनल पार्क बनना है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये भी जारी कर दिए गए। अब अंतिम अधिसूचना के बाद अब क्या देरी है? उस कार्य को क्रियान्वित करने की। लेकिन क्रियान्वित तब तक नहीं कर सकते जब तक जो राज्य सरकार है वो वन्य जीव बोर्ड से परमिशन ना ले। वन्य जीव बोर्ड, ठीक है, ये क्या होता है? वन्य जीव बोर्ड जो है ना, इसकी परमिशन की आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क बना रहा है या फिर नेशनल अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य बना रहा है, तो उसके लिए वन्य जीव बोर्ड की परमिशन लेनी होगी उनको। उसके बाद ही वो जो है ये कार्य स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। वन्य जीव बोर्ड का गठन किसके द्वारा होता है? तो जो वन्य जीव बोर्ड है इसका गठन होता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको, केंद्र सरकार जो है वन्य जीव बोर्ड का गठन करता है। ठीक। तो आपको ये समझ आ गया, प्रारंभिक अधिसूचना, अंतिम अधिसूचना सब राज्य सरकार जारी कर लेगा, लेकिन तब तक वो अपना काम वहां पर स्टार्ट नहीं करवा सकता जब तक कि उसने वन्य जीव बोर्ड की परमिशन नहीं ली। परमिशन देगा ही है क्योंकि सरकार इससे परमिशन मांग रही है तो इसको तो देना ही होगा, लेकिन ये जो है एक फॉर्मेलिटी होती है कि इसको करना ही होगा। ठीक है, उनके पास उसका जो परमिशन कार्ड है राज्य सरकार के पास वो होना ही चाहिए कि हाँ वन्य जीव बोर्ड ने परमिशन दे दिया है। ठीक है, तो वन्य जीव बोर्ड का परमिशन जरूरी है। अब देखिए, जो भी क्षेत्र इन्होंने डिसाइड किया है ना, चिन्हित किया है कि यहाँ पर नेशनल पार्क बनना है, तो मान लो उस क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर तालाब है या फिर कहीं पर झील है उस बीच में, तो उस स्थिति में जो राज्य सरकार है उसको जलीय जीव बोर्ड की भी परमिशन लेनी होगी। जलीय जीव बोर्ड की परमिशन भी लेनी होगी। अगर उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जल की व्यवस्था है, मीन्स अगर तालाब है या फिर झील है, तो उस स्थिति में जो सरकार है उसको जलीय जीव बोर्ड का परमिशन भी लेना होगा। उसके बाद ही किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क बनाने की जो व्यवस्था है वो चालू की जाएगी। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस टाइप से कहीं पर को अगर नेशनल पार्क बनाना है या वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना है तो कैसे बन सकता है। तो बस यही याद रखना है आपको कि इन दोनों के लिए, इन दोनों का जो हक है किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का तो राज्य सरकार को है, और वहीं अगर बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट करना है या किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करना है तो उसका हक किसको होता है? यूनेस्को को होता है। तो ये था हमारा क्या क्या देख लिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तीनों हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पवित्र उपवन। पवित्र उपवन क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए कोई जंगल है ना, कोई वन है जहाँ बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे जानवर हैं और कुछ वनवासी जो है उनका समूह भी है। मतलब कुछ मनुष्य जो वन में निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको वनवासी कहा जाता है। तो मान लो कुछ मनुष्य जो है वन में निवास करते हैं या फिर इस जंगल के बाहर वाले क्षेत्र में, मान लो ये जंगल का क्या है, वो है सीमा रेखा है। ठीक है, इसके बाहर में मान लो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मानव बस्ती रह रही है इस जंगल के बाहर में ही। ठीक है, अगर जंगल के अंदर में नहीं रह रहे हैं तो जंगल के बाहर में मान लो ये मानव की एक बस्ती है जहाँ पर एक मनुष्य का जो है समुदाय है, मनुष्य का समूह है जो कि वहाँ निवास करती है। ठीक, अब इस जंगल के अंदर मान लो बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं
जिसको ये लोग जो वनवासी लोग हैं या वन के बाहर में रहने वाले लोग हैं वो लोग देवतुल्य पूजनीय समझकर पूजा करते हैं। पूजा करते हैं मतलब पवित्र आया है ना, पवित्र। उपवन की बात करें, पवित्र मतलब आप क्या समझते हो? पवित्र मतलब वो एकदम पवित्र होगा। अपन बोल सकते हैं कि एक वर्शिप करते हो जिसकी हम पूजा पाठ करते हो, एक बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, आराधना की ध्येय से हो सकता है, ठीक है। मतलब जिसको पूजनीय माना जाए वो पवित्र कहलाता है। तो पवित्र उपवन मतलब आपको समझ आ रहा है कि एक जंगल है, मान लो वहाँ कोई जंतु भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे एक तो गाय हमारा है ही, उसके साथ साथ लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो मान लो वनवासी लोग हैं जहाँ उस वन में बहुत सारे ऐसे वनस्पति, बहुत सारे वृक्ष हैं, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, जिसकी पूजा किया जाता है। वनवासी के द्वारा ही नहीं, हम सब नॉर्मली लोगों के द्वारा भी उन वृक्षों की पूजा की जाती है। तो वैसे ही मान लो इस जंगल के बाहर वाला जो एरिया है जहाँ पर लोगों की बस्ती है एक, जो कि उन जंगल के उन वनस्पतियों को देवतुल्य समझकर उसको काटते नहीं है बल्कि उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ जंगली जानवर भी हैं, कुछ जंतु भी है जिसको भी देवतुल्य समझकर संरक्षण प्रदान करते हैं, मारते पीटते नहीं हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो मानव बस्ती वाले लोग हैं, है ना, इन लोगों के द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सरकार से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस क्षेत्र को क्या कीजिए, पूरी तरह से संरक्षित कर दीजिए, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ ना आ सके और जो वनस्पति है उसको ना काटे, उसमें जो जानवर है उसको ना मारे, किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है। तो सरकार जो है मान जाती है। अब सरकार मानने के बाद क्या करेगी, इस क्षेत्र को पवित्र उपवन घोषित कर देगी। क्या कर देगी? पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन जैसे ही सरकार इस क्षेत्र को घोषित करती है, ये क्या हो जाता है, एक क्या बोलना चाहिए, संरक्षण इसको मिल जाता है। अब इसमें जो बाहर के मानव हैं उनका प्रवेश वर्जित हो जाता है, और अगर प्रवेश करने की अनुमति दी भी जाती है तो वो किसी भी प्रकार की वनस्पति को नहीं काट सकता, या फिर कोई भी जो जानवर है उसको वो जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक। तो आपको पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वैसे ही पवित्र झील के लिए भी होता है। जैसे कोई झील है ना, उस जंगल के अंदर ही मान लो कोई झील है जिसमें बहुत सारे लोग जल को भी जल देवता स्वरूप मानकर उसको पूजा करते हैं, उसको किसी भी प्रकार से गंदा नहीं किया जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, ठीक। तो उसको भी पवित्र झील घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही सरकार द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, वो जो क्षेत्र है क्या हो जाता है, सरकार के अंदर में आ जाती है, संरक्षण में आ जाता है, फिर वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। अब यहाँ पर के जो लोग हैं वो अपनी आस्था का केंद्र है उसको सुरक्षित महसूस करते हैं और अपना जो वर्शिप कार्य है वो करते रहते हैं, पूजा पाठ अपना चलते रहता है। तो ये है पवित्र उपवन, पवित्र झील। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, संरक्षित आगार। अब ये क्या होता है संरक्षित आगार? तो देखिए मान लीजिए कोई क्षेत्र है ना, कोई जंगल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं अभ्यारण्य, है ना, क्या बताई मैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मान लो ये एक अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अंदर जो भी जीव है, जो भी वनस्पति है, ठीक है, जैसे कि जो भी जानवर हो गए, जो भी वनस्पति हो गई, या जो कुछ भी है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा, क्योंकि सरकार ने इसको क्या किया है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया है सरकार ने। तो ये सरकार के संरक्षण में आ गया। तो इसके अंदर जितनी भी वनस्पति होंगी, इसके अंदर जितने भी जानवर होंगे, उसको कौन संरक्षित करेगा? उसको संरक्षित करेगा भारत सरकार, ठीक। लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, जहाँ पर ये बाउंड्री बन गई है, तो इस बाउंड्री के बाहर क्या होता है, इस बाउंड्री के बाहर भी बहुत सारी मानव बस्तियाँ निवास करती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है, बाउंड्री के बाहर भी बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी साथ में वनस्पति भी पाई जाती है। तो अब क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो अंदर वाला है, जो नेशनल पार्क है या फिर जो अभ्यारण्य है, उसके अंदर के जो जानवर है और जो वनस्पति है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। लेकिन इसके बाहर जितने भी वनस्पति हैं या जितने भी जानवर हैं, उसकी सुरक्षा जो है सरकार नहीं कर पाती है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, तो उस स्थिति में जो मानव बस्तियां उसके आसपास में रहती है, वो जो बाउंड्री है उसके बाहर में जितनी भी मानव बस्तियां हैं, उसको सरकार जो है ये अधिकार देती है, मतलब उनको कहा जाता है
कि ये मैं तुमको मतलब उनको एक प्रकार का अधिकार दिया जाता है या फिर एक प्रकार का ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं। तो सरकार बोलती है कि ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, इस बाउंड्री के बाहर जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी सुरक्षा आप लोग करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संरक्षित आगार। मतलब सरकार द्वारा जो गांव या बस्ती के लोग हैं उनको ये अधिकार दे दिया जाता है, ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि जो बाउंड्री के बाहर जितने भी जानवर हैं उनकी सुरक्षा आपको करनी। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संरक्षित आगार। ठीक है। अब समुदाय आगार, समुदाय आगार क्या होता है? वही है सेम जो नेशनल पार्क है, इसके अंदर की सुरक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने ही उसको नेशनल पार्क घोषित किया है। इस कारण इसके अंतर्गत जितने भी वनस्पति, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा। लेकिन इसके बाहर जो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे वनस्पति हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जो ये गाँव बस्ती वाले हैं वो लोग खुद लेते हैं। मतलब क्या? मान लो कोई बहुत बड़ा वनस्पति है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बरगद का ही मान लो कोई पेड़ है जिसको ये लोग पूजनीय मानते हैं ना, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर कोई जानवर है या कोई जंतु है या फिर पूरा का पूरा वनस्पति का उद्यान है, तो ये गांव वाले क्या बोलेंगे कि ये हमारे पूजा का स्रोत है, या फिर हम स्वयं इसका संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, हम इसको संरक्षित करना चाहते हैं ताकि अगर बाहर के लोग आए भी तो इस वनस्पति को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये हमारे लिए पूजनीय है, तो इसके संरक्षण की जिम्मेदारी आप हमें दो, हम ये चाहते हैं। ऐसा करके जो गाँव वाले हैं वो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस स्थिति में जो सरकार है वो इनको वो अधिकार दे देती है। तो ये क्या कहलाएगा? मतलब पूरा का पूरा गांव द्वारा उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो ये कहलाता है संरक्षण आगार। तो ये समझ आ गया आपको क्या होता है? ठीक। तो ये था समुदाय आगार और ये था संरक्षण आगार। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब काम हो रहा है जो जंगली जानवर है, जो वनस्पति है, उनके आवास पर हो रहा है। जो भी जानवर जिस आवास में निवास करे वहीं को ये सारा चीज घोषित किया जा रहा है, वहीं को नेशनल पार्क घोषित कर दिए, वहीं को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिए, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व या पवित्र उपवन या संरक्षित आगार या समुदाय आगार घोषित कर दिए। तो ये सब उनके ही आवास में हो रहा है, इसी कारण इसको स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है, इन सीटू कहा जाता है। ठीक। अब देखिए 1972 में मैंने आपको बताया वन्य जीव अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, है ना। अब क्या हुआ? 1972 में तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया। अब सन 2002 में इस अधिनियम में एक संशोधन हुआ। ठीक है, सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम भी आया, ये भी आपको पता है। लेकिन जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था उसमें संशोधन हुआ, और उस संशोधन में क्या हुआ? जो ये संरक्षित आगार है और जो समुदाय आगार है, इन दोनों को एक कर दिया गया। मतलब अब इसको अलग अलग नहीं पढ़ा जाता, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। मतलब संरक्षित आगार और समुदाय आगार को जोड़ दिया गया। ये संशोधन हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि संरक्षित आगार और समुदाय आगार को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो क्या याद रखना है? 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था उसमें सन 2002 में जो संशोधन हुआ उसके तहत इन दोनों को जोड़ा गया था। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक। अब एक चीज और यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहला संरक्षित आगार कहाँ को बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा सबसे पहला संरक्षित आगार कहाँ को बनाया गया था? याद रखना है आपको। तो भारत सरकार द्वारा पहला संरक्षण आगार बनाया गया था तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नामक जगह को। ठीक है, याद रखना है आपको, ये गांव है तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। तो जो तिरुनेलवेली है इसको ही भारत सरकार द्वारा पहला संरक्षण आगार बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, ये था हमारा इन सीटू मतलब स्वस्थानीय संरक्षण अपन देख रहे थे। अब हम बात करेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। ये आपको समझ आया कि इन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा है वनस्पतियों को या फिर जीव जंतुओं को, वो उनके स्थान पर ही संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उनके आवास से निकालकर बाहर नहीं संरक्षित कर रहे हैं, उसी क्षेत्र को ही संरक्षित कर रहे हैं। इस कारण से इनको क्या किया गया? इन सीटू में रखा गया, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण में रखा गया। ठीक, अब हम बात करेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में। देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है?
मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है ना, मतलब जो भी जीव जंतु या वनस्पति अपने आवास में रह रहे हैं तो वहाँ से निकाल कर उनको बाहर सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्सेटू कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि चिड़ियाघर, है ना, चिड़ियाघर बनाकर हम इसको रख सकते हैं। दूसरा हो गया वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, और तीसरा हो गया हमारा जंतु उद्यान। ये क्या होता है? तो देखिए चिड़ियाघर मतलब आप समझ गए, जो भी जानवर है उनको उनके आवास से निकालकर एक जू होता है जहां उनको रख दिया जाता है सेफ्टी के साथ, उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था वहां की जाती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो ये क्या कहलाता है? चिड़ियाघर, मतलब उनके आवास से निकालकर बाहर उनको संरक्षित किया जाता है, तो उसको बोला जाता है चिड़ियाघर। ठीक है, अब देखिए वनस्पति उद्यान क्या होता है? तो वनस्पति उद्यान मतलब उसको रखा जाता है इसके अंतर्गत। देखिए जो भी वनस्पति, बहुत सारे वनस्पति जो हैं लुप्त होने के कगार पे हैं, तो वे वनस्पति जो लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं, उन वनस्पति को लाकर, ठीक है, एक कमरे में रखा जाता है। उन वनस्पति को सेफ्टी के साथ एक कमरे में उनको लगा दिया जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उद्यान, या कमरे बोलो या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में उन वनस्पतियों को ला करके रखा जाता है, ताकि जो इनका लास्ट जो प्रजाति बचा है ये भी पूरी तरह से लुप्त ना हो, इस कारण से। तो उस जगह को, उस उद्यान को क्या कहा जाता है? वनस्पति उद्यान कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताई मैं? जंतु उद्यान। जंतु उद्यान क्या होता है? इस उद्यान में जो जानवर हैं उनको रखा जाता है। कौन से जानवर को रखा जाता है? वही सेम जो लुप्त प्रजाति है, जो लुप्त होने की कगार पर है, उन जंतुओं को इस उद्यान में लाया जाता है और रखा जाता है। पिंजड़े वगैरह में नहीं रखा जाता, इनको एकदम फ्रीली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस उद्यान में लोग आराम से रहते हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी की जाती है यहाँ, और उनको मतलब स्वतंत्रता पूर्वक घूमने भी दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हीं जानवरों को रखा जाता है जो कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अगर दो जानवर मान लो आमने सामने आ भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, ऐसे ही जीव को रखा जाता है। तो ये उद्यान क्या कहलाता है? जंतु उद्यान कहला जाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया इसको बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो उनका आवास है ना, इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, इंटेंशन क्या है? यहाँ जो विलुप्त प्रजाति है उनको सजो के रखना ताकि पूरी तरह से विलुप्त ना हो। इस इंटेंशन से जो वनस्पति है उसको वनस्पति उद्यान में, और जो जंतु है उसको जंतु उद्यान में ला करके रखा जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, उनके आवास से बाहर किया जा रहा है, इसी कारण से इसको बाह्य स्थानीय संरक्षण में रखा जाता है। हो गया, ये तीनों समझ आ गया। अब और कुछ पॉइंट्स हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस चीज के अंतर्गत एक आता है हमारा जीन बैंक, जीन बैंक, एक होता है बीज बैंक, और एक होता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये क्या होता है? तो देखिए जो भी जीव जंतु है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो विलुप्त हो रहे जीव जंतु हैं उसको जो है जंतु उद्यान में लाकर रखा जाता है और उनकी वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है उनको। ठीक वैसे ही है जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु है ना, उनका जो है डीएनए ला करके इस बैंक में रखा जाता है, मतलब उनका डीएनए लाया जाता है, डीएनए के हिसाब से इसको डाइवर्ट किया गया है। तो विलुप्त हो रहे प्रजाति उनका डीएनए ला करके एक सेंटर में उनको संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो उस सेंटर को ही क्या कहा जाता है? जीन बैंक कहा जाता है। ठीक वैसे बीज बैंक, बीज बैंक क्या होता है? जो वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, या विलुप्त होने वाले हैं, उनको पता चल गया कि अभी विलुप्त होने वाले हैं, इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, तो उन वनस्पतियों का ही जो सैंपल है वो ला करके एक सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, एक बैंक बनाया जाता है जिसमें सारे प्रकार के विलुप्त हो रहे वनस्पतियों का जो सैंपल है उसको वहां पर इकट्ठा किया जाता है और प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो उस सेंटर को क्या कहा जाता है? उस सेंटर को बीज बैंक कहा जाता है। क्लियर है? अब ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो इसमें भी वही है, जो भी वनस्पति हैं या फिर जो जीव जंतु हैं है ना, उनकी कोशिकाओं को, उनके ऑर्गन्स को, उनके जो टिश्यूज हैं,
उनको क्या किया जाता है, यहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं। जो भी विलुप्त हो रहे जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं, दोनों हो सकते हैं ये, तो उनके आर्गन्स हो गया, सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, उनको क्या किया जाता है, इन तीनों को यहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है। कैसे करते हैं प्रिजर्व करके, तो इसके लिए देखिए एक फ्लास्क होता है, ठीक है, उस फ्लास्क में क्या होता है, नाइट्रोजन भरी हुई रहती है, तो उसमें इनके जो सेल्स हैं, आर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको उसमें डाला जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है। और कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा। तो उनको 196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फ्लास्क में क्या उपस्थित रहती है, फ्लास्क में पहले से नाइट्रोजन उपस्थित रहता है और 196 डिग्री सेल्सियस, माइनस भी याद रखना है, ये माइनस है ना, -196 अंश सेल्सियस पर इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये था हमारा 22 स्थानीय संरक्षण, जिसके अंतर्गत कुछ चीजें हमने देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। इन सीटू, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इन सीटू को क्यों कहा जाता है, 22 स्थानीय संरक्षण को 22 स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पर योजना बताया, जो भी मैंने नियम बताया, उसको क्या किया जा रहा है, उनके स्थान पर ही जीवों को संरक्षित किया जा रहा है। इस कारण से उनको स्वस्थानीय संरक्षण में रखा गया है। लेकिन जो जीन बैंक, बीज बैंक या फिर चिड़ियाघर, जो भी मैं आपको बताई, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, उनको जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके आवास से निकाल कर कहीं बाहर उनको संरक्षित किया जा रहा है। इस कारण से उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण में रखा जाता है। तो ये था हमारा एक्स-2। अब इसके बाद हम देखेंगे जो जैव मंडल है ना, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कितने हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है, या फिर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देखिए, आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और साथ में समझते भी चलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो चैट बॉक्स है उसमें आप टाइप करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारा PDF भी ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।